प्रश्न 1। हिंदी के विचारकों एवं आलोचकों के काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों पर सौदाहरण प्रकाश डालिए। उत्तर है काव्य का प्रयोजन उद्देश्य भारतीय काव्यशास्त्र एवं हिंदी साहित्य के आलोचकों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में यह बहस प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि काव्य का प्रयोजन केवल आनंद प्रदान करना है या इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। पॉइंट 1 है भारतीय काव्यशास्त्र और काव्य प्रयोजन। भारतीय आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन को विभिन्न दृष्टियों से देखा है। पहला है भरत मुनि नाट्यशास्त्र। उन्होंने रस को काव्य का मूल उद्देश्य माना और कहा कि रस निष्पत्ति ही काव्य का प्रधान प्रयोजन है। उसके अनुसार काव्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और भावों की अभिव्यक्ति है। पॉइंट 2 है आचार्य भामरे। उन्होंने काव्य को शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा, जिसमें रस की प्रधानता है। उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य अलंकारों और भाषा सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना है। अगला पॉइंट है आचार्य आनंदवर्धन। उन्होंने ध्वनि को काव्य का आत्मा माना और कहा कि काव्य का प्रयोजन केवल आनंद नहीं बल्कि गूढ़ अर्थों को उजागर करना भी है। अगला पॉइंट है आचार्य मम्मट। उन्होंने कहा काव्यम यशेड कृते व्यवहार विदे शिवे रक्ष्यते, अर्थात काव्य 4 प्रयोजनों के लिए लिखा जाता है। यश अर्थोपार्जन, व्यवहार ज्ञान और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए। अगला पॉइंट है आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने काव्य का उद्देश्य न केवल मनोरंजन बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति भी बताया। अगला पॉइंट 2 है हिंदी आलोचना में काव्य प्रयोजन। हिंदी के विचारकों और आलोचकों ने काव्य प्रयोजन को सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से भी देखा है। इसका ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। भारतेंदु ने निज भाषा उन्नति अहे शब उन्नति को मूल कहकर काव्य को सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का साधन बताया। उनके अनुसार काव्य केवल आनंद का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। उदाहरण, उनकी कविता में भारत दुर्दशा में देशभक्ति और सामाजिक चेतना का संदेश मिलता है। अगला पॉइंट ख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941। रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजन को लोक मंगल से जोड़ा। उन्होंने लोक मंगलकारी काव्य की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार काव्य का उद्देश्य समाज का नैतिक और मानसिक उत्थान होना चाहिए। पॉइंट 3 है जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत ने काव्य को आत्मानुभूति और मानवता के उच्चतम आदर्शों से जोड़ा। प्रसाद ने कामायनी में मानव मनोविज्ञान और चेतना का चित्रण किया। पंत ने कहा काव्य का उद्देश्य मानव जीवन को उन्नत बनाना है। पॉइंट 4 है
नामवर सिंह 1926 से 2019। नामवर सिंह ने काव्य को सामाजिक संदर्भों से जोड़ते हुए कहा कि काव्य केवल सौंदर्य का साधन नहीं बल्कि विचारों का भी वाहक है। वे कहते हैं कि अच्छा काव्य वही है जो समाज के भीतर संवाद स्थापित करे। निष्कर्ष है, हिंदी के विचारकों एवं आलोचकों के अनुसार काव्य प्रयोजन केवल मनोरंजन या सौंदर्याभास नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, नैतिकता, राष्ट्रीय और मानवता से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक युग में काव्य का उद्देश्य सामाजिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता और मानवाधिकारों की रक्षा भी बन गया है। लोक मंगल से लेकर समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और यथार्थवाद तक काव्य का प्रयोजन समय और विचारधारा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 2 है, शब्द शक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसके भेदों का सौदाहरण विवेचन कीजिए। उत्तर है, भाषा में संप्रेषण का माध्यम शब्द होते हैं और शब्दों की विभिन्न शक्तियों के आधार पर ही उनका सही अर्थ ग्रहण किया जाता है। शब्द शक्ति का आशय उस विशेष सामर्थ्य से है जिसके द्वारा कोई शब्द अपने अर्थ को प्रकट करता है। यह शब्दों के प्रयोग की वह शक्ति होती है जिससे किसी वाक्य या पद्यांश का वास्तविक, लक्षणात्मक या व्यंजना अर्थ स्पष्ट होता है। अगला पॉइंट है, शब्द शक्ति के भेद। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द शक्ति को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पॉइंट 1 है अभिधा शक्ति यानी मुख्य शक्ति। अभिधा शक्ति वह शक्ति होती है जिसके द्वारा शब्द अपने मुख्य और प्रत्यक्ष अर्थ को प्रकट करता है। इसे शब्द का मूल या शाब्दिक अर्थ भी कहा जाता है। जब कोई शब्द अपने सामान्य, प्रचलित एवं स्वाभाविक अर्थ को व्यक्त करता है तो यह अभिधा शक्ति के अंतर्गत आता है। उदाहरण है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। यहाँ सूर्य का अर्थ प्रत्यक्ष रूप में वही ग्रह है जो प्रकाश प्रदान करता है। गाय दूध देती है। यहाँ गाय शब्द का प्रयोग उसके सामान्य अर्थ में किया गया है। पॉइंट 2 है लक्षणा शक्ति या गौण शक्ति। यह शब्द अपने मुख्य अर्थ में प्रयुक्त होने में असमर्थ होता है और किसी अन्य संबंधित अर्थ को व्यक्त करता है तो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। इस स्थिति में शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ से हटकर हो जाता है, लेकिन उसका संबंध मूल अर्थ से बना रहता है। उदाहरण, गंगा स्नान करो पाप कट जाएंगे। यहाँ गंगा का अर्थ केवल नदी नहीं बल्कि उसकी पवित्रता भी है। पॉइंट 3 है व्यंजना शक्ति या भावार्थ शक्ति। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ और लक्षणात्मक अर्थ से अलग होकर किसी गूढ़ और व्यंग्यात्मक अर्थ को प्रकट करता है तो इसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। इसमें शब्द से सीधे अर्थ का बोध नहीं होता बल्कि किसी गहरे या निहित अर्थ को समझना पड़ता है। उदाहरण, वे बहुत ईमानदार हैं, उनका नाम कई घोटालों में आया। यहाँ ईमानदार शब्द
व्यंग्यात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है। निष्कर्ष, शब्द शक्ति भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यह संप्रेषण को प्रभावी अर्थपूर्ण बनाती है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 3 है, रस की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है परिचय। भारतीय काव्य शास्त्र में रस को साहित्य की आत्मा माना गया है। रस का तात्पर्य उस आनंद या अनुभूति से है जिसे पाठक या श्रोता किसी काव्य, नाटक, कविता या साहित्यिक रचना को पढ़ते या सुनते समय अनुभव करता है। रस की परिभाषा। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस की सर्वप्रथम संपूर्ण व्याख्या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। भरत मुनि ने रस को परिभाषित करते हुए कहा है, विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयोगादस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब कोई साहित्यिक रचना पाठक या दर्शक के हृदय में भावनाओं का संचार करती है और वह स्वयं उन भावों में लीन हो जाती है, तो यह स्थिति रस की निष्पत्ति कहलाती है। रस का स्वरूप। रस का स्वरूप समझने के लिए उसके घटकों को समझना आवश्यक है। रस की उत्पत्ति में 4 प्रमुख तत्व कार्य करते हैं। पॉइंट 1 है अस्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में पहले से विद्वान अस्थायी प्रवृत्ति, अस्थायी भाव वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है जो किसी विशेष रस की उत्पत्ति का मूल आधार होती है। यह मनुष्य के हृदय में गहराइयों से जड़े जमाए रहता है और जब उसे उचित वातावरण मिलता है तो वह रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए प्रेम, करुणा, वीरता, क्रोध आदि भाव अस्थायी भाव माने जाते हैं। पॉइंट 2 है विभाव। वे कारण या कारक जो रस उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट 1 है आलंबन विभाव। वह पात्र या वस्तु जो रस उत्पन्न करने का मुख्य आधार होता है। उदाहरण के लिए नाटक में नायक और नायिका प्रेम रस के आलंबन विभाव हो सकते हैं। पॉइंट 2 है उद्दीपन विभाव। वह वातावरण या परिस्थिति जो रस को उत्प्रेरित करती है। उदाहरण वसंत ऋतु प्रेम रस को बढ़ाने वाला उद्दीपन विभाव हो सकता है। पॉइंट 3 है अनुभाव। अनुभाव वे बाहरी संकेत होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के आंतरिक भावों का पता चलता है। उदाहरण प्रेम में आँखों का चमकना, क्रोध में भौहें सिकुड़ना, भय में शरीर का कांपना आदि। पॉइंट 4 है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव के क्षणिक और सहायक भाव होते हैं जो स्थायी भाव को सशक्त बनाते हैं। इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। इसकी संख्या 33 मानी जाती है, जैसे आशंका, भय, निराशा, उत्साह, गर्व, स्मरण, मोह, लज्जा आदि। अगला पॉइंट है रस के प्रकार।
संस्कृत और हिंदी काव्य शास्त्र में रसों को मुख्य रूप से 9 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चार्ट हम बनाएंगे। क्रम, रस का नाम, अस्थाई भाव। उदाहरण 1 नंबर है श्रृंगार रस, रति और प्रेम, प्रेम और सौंदर्य से युक्त काव्य। दूसरा है वीर रस, उत्साह, युद्ध, पराक्रम से जुड़े काव्य। तीसरा है करुण रस, शोक, किसी दुखद घटना से जुड़े काव्य। चौथा है रौद्र रस, क्रोध, शत्रु पर प्रहार, युद्ध, प्रतिशोध से जुड़े काव्य। पांचवा है भयानक रस, भय, डरावनी और रहस्यपूर्ण घटनाएं। छठा है हास्य रस्य, हास्य, मजाक, विनोद, व्यंग। सातवां है विभत्स रस, जुगुत्सा, घृणास्पद दृश्य या घटनाएं। आठवां है अद्भुत रस, विस्मय, चमत्कार, रहस्य और अचरज से भरे काव्य। नवां है शांत रस, निर्वेद, शांति, वैराग्य, आध्यात्म से संबंधित काव्य। अब देखते हैं निष्कर्ष। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो साहित्यिक रचनाओं को अधिक प्रभावशाली और संवेदनशील बनाती है। रस केवल काव्य का एक तत्व नहीं, बल्कि साहित्य की आत्मा है। इसके बिना किसी भी काव्य या साहित्यिक रचना में प्रभाव नहीं आ सकता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 4 है, ध्वनि सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत को काव्य की आत्मा कहा गया है। यह सिद्धांत काव्य में निहित अप्रत्यक्ष, गूढ़ और व्यंजित अर्थ को प्रमुखता देता है। जब कोई कविता या वाक्य केवल अपने शब्दार्थ से अधिक गहरी अनुभूति कराता है और पाठक के मन में विशेष भाव उत्पन्न करता है, तो उसे ध्वनि सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन संस्कृत आचार्य आनंदवर्धन ने अपनी प्रसिद्ध रचना ध्वन्यालोक में किया था। पॉइंट 1 है ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा। आनंदवर्धन के अनुसार काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। जब किसी काव्य का गूढ़ अर्थ उसके प्रत्यक्ष अर्थ से अधिक प्रभावशाली होता है, तब उसे ध्वनि काव्य कहा जाता है। ध्वनि 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला है अभिधा, मुख्य अर्थ, शब्द का सामान्य अर्थ। दूसरा लक्षणा यानी गौण अर्थ, जब मुख्य अर्थ बाधित हो तो लक्षणात्मक अर्थ ग्रहण किया जाता है। तीसरा है व्यंजना यानी व्यंजक अर्थ, जब शब्द के सामान्य अर्थ के परे कोई गूढ़ अर्थ निकलता है तो वह ध्वनि कहलाता है। पॉइंट अगला है ध्वनि सिद्धांत के प्रकार। आनंदवर्धन ने ध्वनि को 3 भागों में बांटा। पहला है वस्तु ध्वनि, जब कविता में किसी विशेष वस्तु या विचार का गूढ़ अर्थ प्रकट होता है। उदाहरण, नीलांबर पर चंद्रिका छाई। यह केवल रात का वर्णन नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक भी है। पॉइंट 2, अलंकार ध्वनि, जब अलंकार अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभावशाली होता है। उदाहरण, बिनु जल बाड़ी देखो धरराज। यहाँ बादलों के बिना पानी के गर्जना व्यंग का संकेत करता है। पॉइंट 3 है रस ध्वनि, जब कविता का रस अप्रत्यक्ष रूप से अधिक गहराई से अनुभव किया जाता है। उदाहरण, वर्षत अंबर अधर सुधासम
धरनी समानी जाए। यह वर्षा नहीं बल्कि प्रेम का संकेत है। महत्व एवं निष्कर्ष। ध्वनि सिद्धांत कविता को गहराई और भावनात्मक अपील प्रदान करता है। यह पाठक को कल्पना शक्ति को जागृत करता है और रस को अधिक प्रभावशाली बनाता है। इस सिद्धांत ने भारतीय काव्य शास्त्र को एक नई दिशा दी और यह सिद्ध किया कि काव्य केवल शब्दार्थ तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें गूढ़ अनुभूतियाँ भी समाहित होती है। इसलिए ध्वनि सिद्धांत को काव्य का प्राण तत्व कहा गया है। इसके साथ ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 5 है, काव्य संबंधी मैथ्यू ऑर्नेल्ड के विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, मैथ्यू ऑर्नेल्ड 1822 से 1888 विक्टोरियन युग के एक प्रमुख कवि, साहित्यिक आलोचक और विचारक थे। वे अपने काव्य और साहित्यिक समीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी काव्य संबंधी विचारधारा का विकास उनके आलोचनात्मक निबंधों और उनके स्वयं के काव्य लेखन से हुआ। उन्होंने कविता को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं माना, बल्कि इसे उच्च आदर्शों और जीवन की सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करने वाला एक सशक्त माध्यम बताया। पॉइंट 1 है, काव्य की परिभाषा और उद्देश्य। मैथ्यू ऑर्नेल्ड के अनुसार कविता जीवन की महान व्याख्याकार, एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होनी चाहिए। उनका मानना था कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और व्यक्ति के जीवन को दिशा देने का कार्य भी करती है। वे मानते थे कि कविता का उद्देश्य जीवन को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना होना चाहिए। पॉइंट 2 है, काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य। ऑर्नेल्ड ने काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य को कविता के 2 प्रमुख तत्वों के रूप में स्थापित किया। उसके अनुसार काव्य सत्य का अर्थ है कि कविता में प्रस्तुत विचार और भावनाएं जीवन के वास्तविक अनुभवों से जुड़े होने चाहिए। केवल कल्पनाओं और अतिशयोक्तिपूर्ण भावनाओं पर आधारित कविता अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती। ऑर्नेल्ड के अनुसार एक अच्छी कविता वह होती है जिसमें सत्य और सौंदर्य का संतुलन होता है। पॉइंट 3 है, सर्वोत्तम काव्य की संकल्पना। ऑर्नेल्ड ने सर्वोत्तम काव्य की धारणा प्रस्तुत की। वे मानते थे कि प्रत्येक कवि और पाठक श्रेष्ठ काव्य को ही पढ़ना और सराहना चाहिए। उन्होंने होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन को महान कवि माना और कहा कि उनकी रचनाएं सर्वोत्तम काव्य के आदर्श उदाहरण हैं। पॉइंट 4 है, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत अनुमान पद्धति की आलोचना। ऑर्नेल्ड ने कविता की आलोचना के 2 पारंपरिक तरीकों की आलोचना की। पहला है ऐतिहासिक अनुमान पद्धति। इस पद्धति में
किसी कवि या कविता का मूल्यांकन केवल उसके ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी वास्तविक साहित्यिक गुणवत्ता के आधार पर। ख है व्यक्तिगत अनुमान पद्धति। इस पद्धति में आलोचक अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर किसी कविता को महान या तुच्छ घोषित कर देता है। अर्नोल्ड ने इन दोनों पद्धतियों को त्रुटिपूर्ण बताया और संपूर्णता की कसौटी को अपनाने पर बल दिया। पॉइंट 5 है संपूर्णता की कसौटी। अर्नोल्ड ने टचस्टोन मेथड नामक आलोचनात्मक पद्धति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार किसी भी कविता की श्रेष्ठता को मापने के लिए उसे पहले से स्वीकृत महान कविताओं से तुलना करनी चाहिए। उन्होंने होमर, शेक्सपियर, मिल्टन और गेटे जैसे कवियों की कुछ पंक्तियों को टचस्टोन यानी कसौटी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि यदि कोई नई कविता इनसे तुलना में कमज़ोर लगती है तो वह महान नहीं हो सकती। पॉइंट 6 है अर्नोल्ड की काव्य संबंधी आलोचना का प्रभाव। मैथ्यू अर्नोल्ड की काव्य आलोचना ने साहित्यिक अध्ययन की दिशा बदल दी। उनकी टचस्टोन मेथड आज भी साहित्यिक मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण कसौटी मानी जाती है। उनकी यह मान्यता है कि कविता को जीवन की व्याख्या करनी चाहिए। आधुनिक युग के कई आलोचकों और कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। निष्कर्ष, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कविता को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं माना, बल्कि इसे जीवन के उच्च आदर्शों की प्रस्तुति और समाज के लिए नैतिक मार्गदर्शन का एक साधन बताया। उन्होंने सर्वोत्तम काव्य की संकल्पना, संपूर्णता की कसौटी और काव्य सत्य एवं सौंदर्य जैसी अवधारणाओं के माध्यम से काव्य आलोचना को एक नई दिशा दी। उनकी विचारधारा आज भी साहित्यिक अध्ययन और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 6, काव्य के संबंध में विलियम वर्ड्सवर्थ के विचारों की समीक्षा कीजिए। उत्तर है विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 इंग्लैंड के रोमांटिक आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उन्होंने कविता को परंपरागत नियमों और बनावटीपन से मुक्त कर उसे आम जीवन और प्रकृति के निकट लाने का प्रयास किया। उनकी काव्य संबंधी विचारधारा मुख्य रूप से उनकी रचना प्रेफेस टू लिरिकल ब्लेंड्स में व्यक्त हुई, जिसे अंग्रेजी साहित्य में आलोचनात्मक क्रांति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। पॉइंट 1 है कविता की परिभाषा। वर्ड्सवर्थ ने कविता को शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रभाव कहा। उनके अनुसार कविता हृदय से निकलने वाली गहरी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है, जिसे एक शांतिपूर्ण वातावरण में स्मरण कर रचा जाता है। पॉइंट 2 है साधारण जीवन और भाषा। उन्होंने कविता को आम जीवन के निकट लाने की बात कही। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता को सामान्य जनजीवन की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पारंपरिक जटिल भाषा की बजाय साधारण, सरल और प्राकृत भाषा को अपनाने पर जोर दिया। पॉइंट 3 है प्रकृति का महत्व। वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्रकृति
केवल एक पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक जीवंत सत्ता है जो मनुष्य के हृदय और आत्मा को गहराई से प्रभावित करती है। उनकी कविताएं प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम और आध्यात्मिकता को व्यक्त करती हैं। वे मानते थे कि प्रकृति मनुष्य को नैतिक शिक्षा और मानसिक शांति प्रदान करती है। पॉइंट 4 है कविता और भावनाएं। वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना और कल्पना को प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि कविता किसी क्षणिक उत्तेजना का परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे भावनाओं की परिपक्व अवस्था में रचना चाहिए। उन्होंने इसे भावनाओं की स्मृति में शांत चिंतन कहा। पॉइंट 5 है शैली और विषय वस्तु। उन्होंने पारंपरिक महाकाव्यात्मक विषयों की बजाय आम लोगों के जीवन, उनकी सरल भावनाओं और उनके संघर्षों को कविता का विषय बनाया। इस दृष्टि से उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं और लोक जीवन के प्रति सहानुभूति का उदाहरण है। निष्कर्ष, वर्ड्सवर्थ ने कविता को अभिजातीय परंपराओं से मुक्त कर आम जनजीवन और प्रकृति से जोड़ा। उनकी विचारधारा ने रोमांटिक आंदोलन को दिशा दी और आधुनिक कविता पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मान्यता थी कि कविता केवल सौंदर्य या बौद्धिकता का साधन नहीं, बल्कि मानव हृदय की सच्ची अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 7, ड्राइडन की तुलनात्मक और व्यवहारिक आलोचना संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख आलोचक, कवि और नाटककार थे। वे पुनर्जागरण और नवशास्त्रवाद के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। ड्राइडन को अंग्रेजी का पहला व्यवस्थित आलोचक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आलोचना को केवल सिद्धांतों तक सीमित न रखते हुए उसे व्यवहारिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि गहरी, संतुलित और व्यवहारिक थी। पॉइंट 1, तुलनात्मक आलोचना। ड्राइडन की आलोचनात्मक शैली का मुख्य पहलू तुलनात्मक दृष्टिकोण है। वे विभिन्न साहित्य परंपराओं, लेखकों और युगों की तुलना करके उनके गुण दोषों का विश्लेषण करते हैं। पॉइंट ख है प्राचीन और आधुनिक साहित्य की तुलना। ड्रामेटिक पोएजी में ड्राइडन ने ग्रीक, रोमन और आधुनिक अंग्रेजी नाटककारों की तुलना की। वे प्राचीन साहित्य को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन आधुनिक लेखकों की नवीनता और प्रयोगशीलता को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। वे मानते थे कि यूनानी और रोमन नाटककारों ने जो नियम और शैलियाँ विकसित की, वे साहित्य के लिए आधारभूत थी। अगला पॉइंट है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आधुनिक लेखक भाषा, विषय वस्तु और संरचना में अधिक स्वतंत्रता लेकर नयापन लाते हैं। पॉइंट ख है फ्रांसीसी और अंग्रेजी नाटक की तुलना। ड्राइडन ने फ्रांसीसी और अंग्रेजी नाटक पर तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया।
पॉइंट 1 है फ्रांसीसी नाटककारों जैसे कॉर्नेल और रासिन की शैलियाँ अधिक नियमबद्ध और अनुशासित थी। वे शास्त्रीय एकता का पालन करते थे। अगला पॉइंट है अंग्रेजी नाटककारों जैसे शेक्सपियर और वेन जॉनसन की शैलियाँ अधिक स्वतंत्र और विविध थी। पॉइंट 2 है व्यवहारिक आलोचना। ड्राइडन की आलोचना केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वे किसी साहित्यिक रचना की आलोचना केवल नियमों के आधार पर नहीं करते, बल्कि यह देखते हैं कि वह पाठक और समाज पर क्या प्रभाव डालती है। पॉइंट ख है शेक्सपियर, जॉनसन और फ्लेटर की आलोचना। ड्राइडन ने शेक्सपियर, बेन जॉनसन और ब्यूमोंट क्लेचर की तुलना करते हुए उनके साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन किया। पॉइंट है शेक्सपियर को उन्होंने प्राकृतिक प्रतिभा कहा। उनके अनुसार शेक्सपियर की रचनाएं भावनाओं और कल्पना से भरपूर थी, लेकिन कभी-कभी वे अनुशासनहीन भी हो जाती थी। अगला पॉइंट है बेन जॉनसन को कला का कवि कहा। उन्होंने उनकी संरचनात्मक सटीकता, यथार्थवाद और व्यंग्यात्मक शैली की सराहना की। इस प्रकार ड्राइडन ने साहित्य की समीक्षा को व्यवहारिक दृष्टि से देखा और किसी भी लेखक की श्रेष्ठता को उसके प्रभाव और प्रयोजन के आधार पर निर्धारित किया। पॉइंट ख है नाटक और महाकाव्य। ड्राइडन ने नाटक और महाकाव्य की तुलना करते हुए कहा कि दोनों साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, लेकिन नाटक अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह दर्शकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उनका मानना था कि नाटक में कल्पना, संवाद और घटनाओं की गतिशीलता अधिक होती है, जिससे यह अधिक जीवंत बनता है। पॉइंट 3 है ड्राइडन की आलोचना की विशेषताएं। ड्राइडन की आलोचना निम्नलिखित विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है। क है तुलनात्मक दृष्टिकोण, ख है व्यवहारिकता, ग संतुलित दृष्टिकोण, घ सहज और प्रभावशाली शैली। ड्राइडन ने अंग्रेजी साहित्य में आलोचना को एक व्यवस्थित और तार्किक रूप दिया। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 8 है I.A. रिचर्ड के मूल्य सिद्धांत का विवेचन कीजिए। उत्तर है I.A. रिचर्ड 20वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्यिक आलोचकों में से एक थे, जिन्होंने आधुनिक आलोचना को एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने साहित्यिक मूल्यांकन के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे मूल्य सिद्धांत कहा जाता है। उनके इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि कविता और साहित्यिक कृतियों कैसे मूल्यवान बनती है और वे पाठकों पर क्या प्रभाव डालती है। पॉइंट 1 है मूल्य की परिभाषा। रिचर्ड्स के अनुसार किसी साहित्यिक कृति का मूल्य उसके पाठकों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव और संचार की प्रभावशीलता से निर्धारित होता है। उन्होंने साहित्यिक मूल्य को पाठक की मानसिक प्रक्रिया और अनुभवों से जोड़ा। उनका मानना था कि कविता और साहित्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह पाठक के विचारों, भावनाओं
और कल्पनाओं को किस प्रकार संगठित और संतुलित करती है। उन्होंने साहित्यिक मूल्य को किसी निश्चित नियम या परंपरा से नहीं बल्कि उसके संप्रेषीय प्रभाव से जोड़कर देखा। पॉइंट 2 है संतुलित अनुभव की अवधारणा। रिचर्ड्स ने संतुलित अनुभव की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार साहित्य का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह पाठक के मानसिक अनुभव को कितनी कुशलता से संतुलित करता है। उनका मानना था कि एक अच्छी साहित्यिक कृति पाठक की भावनाओं, बुद्धि और कल्पना के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। पॉइंट 3 है संप्रेषणीयता और मूल्य। रिचर्ड्स का मानना था कि साहित्यिक कृति का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने पाठकों तक कितनी प्रभावी ढंग से अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित कर पाती है। पॉइंट है यदि कोई कविता पाठक के अनुभवों और मानसिक अवस्था से मेल खाती है तो वह मूल्यवान मानी जाएगी। अगला पॉइंट है यदि कविता का संप्रेषण असंगत या अस्पष्ट होता है तो उसका मूल्य घट जाता है। पॉइंट 4 है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। रिचर्ड्स ने साहित्य के मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने व्यवहारिक आलोचना के माध्यम से यह दिखाया कि पाठकों की प्रतिक्रियाएं साहित्यिक कृतियों की वास्तविक गुणवत्ता का निर्धारण करती है। उनका मानना था कि साहित्यिक मूल अस्थायी नहीं होते बल्कि पाठक, समाज और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न 9 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 9 का क समकालीन आलोचना में परिवर्तन के बिंदु। उत्तर है समय के साथ साथ साहित्य की परिस्थितियां हैं और प्रवृत्तियां परिवर्तित होती रहती है तथा उनमें नवीन विद्याओं का समावेशन होते रहता है। समकालीन हिंदी समीक्षा में यथार्थ दृष्टि के प्रति आग्रह, आलोच्य कृति के मूल्यांकन की वास्तविक कुंजी कृति के भीतर खोजने का प्रयास, रचना की सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण की आवश्यकता पर बल तथा वस्तु और रूप के विश्लेषण मूल्यांकन को प्रधानता दी गई है। 1970 के बाद की हिंदी समीक्षा को सामान्यतः समकालीन समीक्षा कहा जाता है। समकालीन आलोचना में परिवर्तन के 2 प्रमुख कारण हैं। पॉइंट 1 है दृष्टिकोण में परिवर्तन। दृष्टिकोण में परिवर्तन के फलस्वरूप 2 प्रमुख धाराएं वस्तुवादियों तथा भाववादियों, जबकि एक गौण धारा समन्वयवादियों ने आलोचना को नवीन रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें वास्तुवादी दृष्टिकोण, भाववादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण इत्यादि। पॉइंट 2 है परिस्थिति में परिवर्तन। वर्तमान समय में परिस्थितियों में परिवर्तन आने से पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और आधुनिकतावाद जैसी विचारधाराओं तथा दलित, स्त्री, आदिवासी का समकालीन आलोचना में समावेशन हुआ। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न है यथार्थवाद। उत्तर,
यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है, जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पशु, पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश इत्यादि सभी वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसलिए ये सभी सत्य है, वास्तविक है। यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है और वस्तु की वास्तविकता पर बल देता है। यह विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद के अनुसार केवल भौतिक जगत ही सत्य है। इस प्रकार यथार्थवाद का सिद्धांत है जो जगत को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह दिखाई पड़ता है या अनुभूति किया जाता है। जीवन की सच्ची अनुभूतियों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही यथार्थवाद है। J.S. रॉश महोदय कहते हैं कि यथार्थवाद का सिद्धांत स्वीकार करता है कि हमारे प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य के पीछे और उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक वास्तविक संसार है। इसके अलावा स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। अगला प्रश्न है 9 का ग, आधुनिकता। उत्तर है आधुनिकता एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरुत्तरता का गुण विद्यमान है। वैज्ञानिकता से युक्त इस दृष्टिकोण में पुरातन मूल्यों को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है। आधुनिकता जीवन की प्रगतिशील अवधारणा है, एक दृष्टिकोण है, एक बोध प्रक्रिया है, एक संस्कार प्रवाह है। आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि आधुनिकता वैज्ञानिकता के सहारे आई है। वह हमें अधिक वस्तुपरक बनाती है। आधुनिकता में अर्थ एवं उद्देश्य की तलाश प्रकृति या धर्म की अपेक्षा इतिहास में होने लगी। मानव इतिहास को बुद्धि, विज्ञान तथा विकास का पर्याय बन गया। आधुनिकता का अर्थ है आधुनिक युग की विशेषताओं, विचारों और दृष्टिकोणों का समावेशन। इसमें परंपरागत और रूढ़िवादी मान्यताओं के स्थान पर तर्क और चिंतन को प्राथमिकता दिया जाता है। समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिकता मध्ययुगीन जीवन दर्शन से भिन्न एक नया जीवन दर्शन और दृष्टिकोण है। आधुनिकता के तत्व। पॉइंट 1 तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पॉइंट 2 प्रगतिशील चेतना। पॉइंट 3 तटस्थ बुद्धिवाद। पॉइंट 4 प्रश्नाकुल मानसिकता। पॉइंट 5 अंतर्द्वंद का समागम। पॉइंट 6 प्रगति पर विश्वास आदि। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। 9 का घ, अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकता। उत्तर है उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य है आधुनिकता के बाद का पक्ष, अर्थात आधुनिकता की समाप्ति के पश्चात प्रचलित नवीन परिस्थिति और प्रवृत्ति को परिलक्षित करती विचारधारा। कुछ समीक्षकों ने इसे आधुनिकता का अंत माना है तो कुछ ने इसे आधुनिकता का विस्तार। आधुनिकता से विपरीत उत्तर आधुनिकता केंद्र की ओर उन्मुख नहीं होती। वह हाशिए पर खड़े व्यक्ति
वस्तु की ओर उन्मुख है। यही कारण है कि हमें अस्मितामूलक विमर्श जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, दिव्यांग विमर्श आदि दृष्टिगोचर होती है। आधुनिकता पुनर्निर्माण पर जोर देता है, किंतु उत्तर आधुनिकता विनिर्माण पर जोर देता है, अर्थात किसी मूल्य को खंड खंड कर एक नवीन मूल्य बनाना। पाश्चात्य साहित्यकार अल्बिन टाफलर के अनुसार नई सभ्यता का विकास, जिसमें अति बौद्धिकता एवं पूंजीवाद के दोषों का निराकरण है, वही उत्तर आधुनिकता है। उत्तर आधुनिकता के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1 विकेंद्रीयता, पॉइंट 2 स्थानीयता का महत्व, पॉइंट 3 प्रभुत्व का संघर्ष, पॉइंट 4 विभिन्नता, पॉइंट 5 अंतर्विषमयी चिंतन, पॉइंट 6 अंतवाद, पॉइंट 7 परिवर्तनशीलता, पॉइंट 8 युगल विपरीतता इत्यादि। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर और MSD 5 के सारे प्रश्नों का उत्तर समाप्त हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करते जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा आपका कोई राय, कोई सुझाव और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में भर भर के देना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में, और तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।